बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं कविता है आपकी उत्साह तथा अट नहीं रही है करवाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी हैं। इसमें क्या है, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? उत्साह कविता में बादलों की और तो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है। बादलों को जो है लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। दूसरी ओर उन्हें विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। ये तो आपका था बेटा, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? अब आपका है उत्साह कविता आपकी है। इसमें उत्साह बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बादल के बारे में बताया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में क्या दिया गया है बेटा? इस कविता में जो है बादलों के बारे में दिया गया है, बादलों की गर्जना के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, गगन होता है आकाश। ये तो यहाँ पर कवि जो है बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, आकाश को घेर कर, चारों ओर से आकाश को घेर कर तुम्हें खूब गरजो। यहाँ पर जो है धाराधर, धाराधर ओ, धाराधर होता है बेटा बादल, ओ अरे, अरे बादल, घेर घेर घोर गगन, गगन होता है आकाश, आकाश को चारों ओर से घेर कर हे बादल तुम गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का अर्थ होता है बेटा सुंदर, काले घुंघराले, यहाँ पर जो है कवि ने यहाँ पर जो है सुंदर बाल, काले एवं घुंघराले होते हैं उनके बारे में उनकी तरह कल्पना की है। सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह जो है, वैसे काले बाल होते हैं घुंघराले, इसी तरह जो है आकाश में काले बादल छा गए हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, कल्पना के विस्तार के समान बताया गया। जैसे कल्पना होती है, कोई भी कवि जो कल्पना करता है बेटा उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो यहाँ पर जो है कल्पना के समान बताया है, विस्तार के समान, फैलाव के समान यहाँ पर बताया है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत होता है बिजली, छवि बिजली की चमक, बिजली की चमक और हृदय कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, क्योंकि जब बादल आते हैं, जब बारिश होती है उससे पहले बादल गरजते हैं तो उसमें बिजली की चमक होती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। नवजीवन वाले, तुम नया जीवन, नवजीवन नया जीवन, तुम नया जीवन देने वाले हो। अर्थात यहाँ पर जो है बारिश के बिना जो व्याकुल लोग हैं यहाँ, वो उनके जब बारिश हो जाती है तो उनको एक नया जीवन सा मिल जाता है, इसलिए नया जीवन वाले यहाँ कहा गया है। वज्र छिपा नूतन कविता, यहाँ पर जो है वज्र छिपा, वज्र का अर्थ होता है बेटा कठोर, कठोर। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे बादलों के अंदर जो है बिजली की चमक होती है, उसमें क्या है? कठोरता छिपी होती है। नूतन कविता, एक नूतन कविता, वैसे तो नई कविता होती है बेटा, पर यहाँ पर नई चेतना के बारे में बताया गया है कि नई चेतना भर जाती है। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम जो है गरज कर बरसो, बरसने के लिए कहा गया। फिर भर दो, भर दो यहाँ जो है बरस कर भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो है सारे संसार में जो है ये जोश भर देते हैं, ये बताया गया है। फिर इस कविता में बेटा किस प्रकार की भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले इसका प्रसंग बताना मैं थोड़ा सा भूल गई थी। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 निराला जी द्वारा रचित उत्साह
नामक कविता से ली गई है। ये तो आपका था पर्सन। अब आपका काव्य सुंदरी है, इसमें किस प्रकार के शब्दों का भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि बादल को गरजने के लिए आह्वान कर रहा है, बादल को गरजने के लिए पुकार रहा है, ये फर्स्ट पंक्ति है। इसमें फिर जो है कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें भाषा सहज सरल है और भाव के अनुकूल है। इसमें वीर रस है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, ओज गुण विद्यमान है, और इसमें कुछ जो है अलंकार जो है वो बता देती हूँ बेटा आपके कहाँ कौन सा है। एक इसमें देखिए घेर घेर, यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और घेर घेर घोर, यहाँ पर ललित, ललित में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर जो है नवजीवन, नया जीवन दिया गया है। इस तरह जो है यहाँ भी आपका जो है अलंकार है। विद्युत छवि, यहाँ जो है आपका हर एक जगह जो है आपका अलंकार किस तरह से बन रहा है वो बता देती हूँ। इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार कहाँ का बन रहा है, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यहाँ जो है आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। घेर घेर ललित, ललित में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है। और कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर दिया गया बेटा कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, विद्यमान है। और यहाँ पर जो है विद्युत छवि उर्मे हृदय में बताई गई है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हृदय किसको होता है, मानव को होता है। ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके अलंकार इस प्रकार से थे बेटा। फिर इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जो है काव्यांश पर आधारित प्रश्न आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो काव्यांश है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट काव्यांश में आपका पहला प्रश्न आएगा, कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर लेने के लिए क्यों कहता है। कवि बादलों को पूरे आकाश को घेरने के लिए क्यों कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उनका मानना है कि बादलों के अंदर जो है बिजली की कड़क छिपी हुई है, जो नव निर्माण में सहायक होगी। क्यों कहा गया है, क्योंकि कवि का मानना है कि बादलों के जो अंदर है वो बिजली की कड़क छिपी हुई है और जो नव निर्माण में सहायक होगी। कवि को बादल कैसे दिखाई देते हैं, बताया था ना अभी बेटा, कवि को बादल सुंदर काले घुंघराले दिखाई देते, बालों की तरह बताया, जैसे बाल होते हैं ना वो काले घुंघराले, उसी तरह जो है कवि को बादल काले सुंदर और घुंघराले दिखाई देते हैं, जो दूर दूर तक क्षितिज पर फैले हुए हैं और उनके हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है, जिसके कारण आकाश में बिजली चमक उठती है। नेक्स्ट आपका है, इसमें जो है कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है बेटा भाषा मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपकी इसमें बतानी थी। भाषा इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें छंद पूछा जाए तो पहले बता चुकी हूँ, मुक्त छंद का विद्यमान है इसमें। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है काव्यांश, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ जो है कवि कहते हैं कि विकल विकल, विकल विकल होता है बेटा बेचैन, उन्मन, उन्मन होता है उदास। तो यहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि गर्मी के कारण जो है यहाँ के लोग बेचैन और उदास हैं। विषव के निगाद के सकल जन, किसके कारण बेचैन और उदास हैं, विषव के निगाद, निगाद होता है बेटा गर्मी, सकल सारे, जन लोग, फिर से बता रही हूँ, निगाद होता है गर्मी, निधाग सकल होता है सारे, जन होता है लोग। तो विश्व के सारे लोग गर्मी के कारण यहाँ पर परेशान हैं, बेचैन और उदास है। ये लाइन बाद में ऐड कर सकते हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत होता है बेटा, अनंत का अर्थ है आकाश,
आए अज्ञात दिशा से, ऐसी दिशा से जो अनजान है। अज्ञात क्या होता है? अनजान दिशा से। अनंत के घन आकाश में बादल, किसी जो है अनजान दिशा से आकाश में बादल आ गए। तप्त धरा, तप्त होता है तपती हुई, जो गर्मी के कारण तप रही है उसको कहते हैं। धरा होता है पृथ्वी। तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, तुम तपती हुई जो गर्मी के कारण जो पृथ्वी तप रही है उसको अपने जल से बारिश करके तुम उसको शीतल कर दो। हे बादल गरजो, गरज कर इस धरती पर बरसो। इसमें भी क्या है? इसी प्रकार इसमें बेटा काव्य सौंदर्य एक ही रहेगा, सिर्फ अलंकारों का है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, व्यंजनों की आवृत्ति मिलेगी आपको। पुनरुक्ति में आपको बता देती हूँ, पुनरुक्ति में एक जैसे दो शब्द जैसे विकल विकल, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था और इस तरह से आपके ये अलंकार यहाँ पर मौजूद थे। बाकी आपके मुख्य छंद और वो सेम बातें पिछली रहेंगी। अब आपका जो है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके सेकंड काव्यांश में? संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? संसार के जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है? और कवि धरती को किससे भर देने का आग्रह कर रहे हैं? तो क्या कहा गया है? संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं और कभी बादलों से गर्मी से तपती धरती पर जल भर कर शीतल करने का आग्रह कर रहे हैं। जो तपती हुई धरती है उस पर जल भर के शीतल करने का आग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने बादलों को किस दिशा से आने वाला कहा है? किस दिशा से आ रहे हैं? अनजान दिशा से, अज्ञात दिशा से आने वाले कहा है। ये बादल जो है अज्ञात दिशा से आकर लोगों की बेचैनी को दूर करने के लिए आग्रह कवि ने यहाँ पर किया है। कवि नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कवि किसे घेर कर गरजने को कहता है? किसको कह रहा है? बादलों से। किसको घेर कर? आकाश को घेर कर गरजने के लिए कहता है। बादलों को संबोधित कर रहा है और आकाश को घेरने की बात यहाँ पर कही गई है। ये तो था बेटा आपकी उत्साह कविता। उत्साह कविता में क्या है? उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले जो कवि हैं उनके नव जीवन को संबोधित किया है इसमें, क्योंकि निराला जी का मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। वे साहित्य को सामाजिक क्रांति का वाहक बनाने वाले कवियों ने अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का सवर भरने का आग्रह कर रहे हैं। ये कवियों से आग्रह कर रहे हैं इसके माध्यम से। अब आपकी नेक्स्ट इसी में दूसरी है, अट नहीं रही है। बेटा अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। यहाँ पर जो है फागुन मास का वर्णन किया है कवि ने। यहाँ पर फागुन मास में क्या होता है कि नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, सुहावना प्रकृति में सुहावनापन आ जाता है, सभी को अच्छा लगता है, फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने जो है अट नहीं रही है के माध्यम से समा नहीं रही है, फागुन की सुंदरता के बारे में बताया है कि फागुन की सुंदरता जो है वातावरण में समा नहीं रही है। इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सरी पट नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि फागुन का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। तन होता है बेटा शरीर, आभा होता है सुंदरता। तो क्या कहते हैं जो फागुन मास की सुंदरता है वह शरीर में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। बेटा इसका भी यही अर्थ है समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इस समय जो है चारों ओर फूल खिले होते हैं
तो कवि कहते हैं चारों ओर फूल खिले हुए हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे सांसों के साथ जो है फूलों की खुशबू घर में भर जाती है। तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नभ होता है आकाश, पर होता है यहाँ पर पंख बताया गया है, पर जैसे लगता है जैसे पंख लगाकर उड़ जाए, ये बताया गया है। ऐसे वातावरण को देखते हुए प्रकृति के उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण को देखकर मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे पंख लगाकर आकाश में उड़ जाऊं। पर कर देते हो, यहाँ पर जो है पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, अर्थात पक्षी भी ऐसे मौसम में आकाश में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं, क्योंकि सुहाना मौसम होता है। सुहाने मौसम में बेटा पक्षी भी उड़ते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से यदि आँख हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस मौसम में मैंने बताया था बेटा नए नए पत्ते आते हैं। तो पत्ते किस प्रकार आते हैं? किसी पेड़ पर लाल और किसी पर हरे होते हैं। पहले लाल आते हैं फिर हरे होते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। पत्तों से डाल लद गई है, कहीं हरी पत्ते आए हैं तो कहीं लाल। कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि फागुन मास के सौंदर्य के कारण जो है मंद होता है बेटा धीमी धीमी, गंध होता है खुशबू, पुष्प होता है फूल और माल होता है माला। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते हैं कि फागुन के गले में सुगंध से मस्त करने देने वाली फूलों की माला जैसे डल गई हो। ऐसा लगता है कि मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला डली हुई है, अर्थात फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। पाट पाट शोभा सरी। पाट पाट होता है बेटा जगह जगह, शोभा सरी होता है सुंदरता। पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। फागुन की सुंदरता जो है जगह जगह जो है समा नहीं रही है। पूरे वातावरण में जो है फागुन की सुंदरता यहाँ पर फैली हुई है, ये बताया गया है। इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वही बात भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है। फिर इसमें जो है एक घर घर पर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा। अलंकार बता रही हूँ यहाँ पे। घर घर पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर इसमें जो है मानवीकरण अलंकार भी बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि कहीं सांस लेते हो भर भर देते हो, यहाँ पर सुगंध का जो है मानव के साथ बताया गया है, ये मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर जो है बेटा कुछ मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे आँख हटाना और अट पाना। आँख हटाना और अट पाना यहाँ पर जो है दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है छंद मुक्त छंद है, वही है पिछली बातें बेटा। ओज गुण है, वीर रस का प्रयोग किया गया है। ये आपकी जो है कविता इस प्रकार से थी। भावार्थ आपका यही समाप्त होता है। और अब इसमें जो है किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं वो बता देती हूँ। कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया? सबसे पहला प्रश्न है बेटा, ये मैंने आपको बताया था कौन सी ऋतु का है? फागुन का वर्णन किया गया है, फागुन मास का वर्णन किया गया है। और फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। फागुन मास का वर्णन किया गया है और फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु, इसका वर्णन किया गया है। और फागुन मास की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि चारों ओर किस प्रकार जो है प्राकृतिक सौंदर्य फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। ये पंक्ति आपकी है
कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पंक्ति में निहित सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चारों ओर की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन के गले में मंद मंद सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था बेटा भावार्थ में। नेक्स्ट, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि फागुन में वृक्षों की डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई होती हैं, ये आपको बताया गया है। और एक आपको इसमें जो है उत्साह कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं वो आपको एक बार बता देती हूँ बेटा। उत्साह एक जो है प्रतीकात्मक कविता है। उत्साह क्या है? प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विरोध करने पर बल दिया है। जो सामाजिक विकृतियां हैं उनके विरोध करने पर बल दिया है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये आपकी कविता बेटा यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों सभी को समझ आई होगी, और समझ आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद बेटा।